नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची डरावनी घटना पर आधारित है। एक घर, एक खौफनाक पेंटिंग और एक रहस्यमयी औरत। क्या हो जब ये सब असलियत बन जाए? अगर आप सच्चे डर के शौकीन हैं, तो इस कहानी को अंत तक सुने और स्कैरी एक्सप्रेसा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो होने वाला है वो आपकी धड़कन तेज कर देगा। ये कहानी एक अजीब और डरावने सपने की है जो मुझे कई सालों तक आता रहा। हम सब सपने देखते हैं, कुछ अच्छे, कुछ अजीब, और कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जो इतने असल लगते हैं कि लगता है जैसे किसी और दुनिया की झलक मिल रही हो। मैंने हमेशा से अजीब सपने देखे हैं। रात भर मेरे दिमाग में विचित्र सी कहानियां चलती रहती हैं, लेकिन एक सपना ऐसा था जो बार बार आता था और जिसे मैं समझ नहीं पाता था। यह सपना सबसे पहले तब आया जब मैं 16 साल का था। सपने की शुरुआत होती है एक बड़े लाल ईंटों से बने मकान के बाहर खड़े होने से। मुझे पता था कि मुझे यहां कुछ दिन रहना है। दरवाजा एक नौकर खोलता है और कहता है, चाय बाग में लग रही है। मैं उसके पीछे पीछे एक अंधेरे पुराने हॉल से गुजरता हूं, जिसमें एक बड़ा फायरप्लेस भी है। हॉल से बाहर निकलते ही एक सुंदर हरा भरा लॉन दिखता है, जिसमें छोटी छोटी रंग बिरंगी फूलों की क्यारियां सजी है। वहां एक टेबल के आसपास कुछ लोग बैठे हैं, जिनके चेहरे मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही है। बस एक चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, राज। ये लड़का कभी मेरे स्कूल का साथी था, लेकिन हम कभी अच्छे दोस्त नहीं रहे और मैं उसे कभी पसंद भी नहीं करता था। वो मुझे अपनी माँ, पिता और 2 बहनों से मिलवाता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं यहां कैसे आया, क्योंकि राज तो स्कूल छोड़ चुका था और मुझे उससे मिलने का कोई कारण भी नहीं था। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, हवा बिल्कुल बंद थी और एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। सामने एक बड़ी लालिट की दीवार थी, जिसमें एक पुराना लोहे का गेट था और उसके बाहर एक अकेला अखरोट का पेड़ खड़ा था। हम सब घर के सामने वाली छाव में बैठे थे और मेरे सामने से घर के अंदर की खिड़कियों से डाइनिंग टेबल का दृश्य नजर आ रहा था। टेबल पर सफेद कपड़ा बिछा था, ग्लास और चमकीला सिल्वरवेयर सजाया गया था। मकान का सामने वाला हिस्सा काफी लंबा था, लेकिन एक और एक 3 मंजिला टावर बना था, जो बाकी घर से कहीं ज्यादा पुराना लगता था। जैसे ही मेरी नजर उस टावर पर पड़ी, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो। और यही से चीजें अजीब होने लगी। हर बार जब यह सपना आता था, उतनी बार एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन में बैठ जाती थी। कहानी वैसे ही चलती थी जैसे हमेशा चलती थी। मैं उस बड़े लाल ईंटों वाले घर के बाहर खड़ा होता था, फिर मुझे अंदर ले जाया जाता था और लॉन में एक चुपचाप चाय की महफिल होती थी। हर कोई बिल्कुल शांत, बिना एक शब्द बोले बैठा होता था। तभी अचानक श्रीमती शर्मा की आवाज आती, एक ठंडी बेजान आवाज, राज तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगा, तुम्हें टावर वाले कमरे में रुकना है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक तीव्र एहसास मेरे दिल में समा गया, जैसे ये बात पहले से ही लिखी हुई थी। जैसे मुझे पहले से ही पता था कि मुझे उसी टावर वाले कमरे में रुकना पड़ेगा, और जैसे मुझे पहले से ही मालूम था कि वहां कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। राज बिना कुछ कहे उठता है और मुझे इशारे से चलने के लिए कहता है। हम दोनों बिना एक शब्द कहे उस पुराने हॉल से गुजरते हैं, फिर एक घने काले लकड़ी के सीढ़ी से चढ़ने लगते हैं। सीढ़ियां अजीब सी थी, तेज मोर और गहरी परछाइयों से भरी हुई। ऊपर पहुंचते ही एक छोटा सा लैंडिंग एरिया आता है, जिसमें 2 दरवाजे हैं। राज बिना कुछ बोले एक दरवाजा खोलता है, मुझे अंदर भेजता है और फिर बिना अंदर आए ही दरवाजा बंद कर देता है। यह सपना हर बार मुझे उसी बेचैनी और डर के साथ खत्म होता था। हर बार जब मैं उस कमरे में बंद होता था, मुझे लगता था जैसे कुछ भयानक होने वाला है। तभी मुझे समझ में आता है कि मेरा डर बिल्कुल सही था। ये जगह ठीक नहीं है, ये कमरा नहीं, एक काला रहस्य है। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है
और मेरी आत्मा जैसे किसी अनजानी ताकत के सामने खड़ी हो। मेरी धड़कन तेज हो जाती है, जैसे दिल अब और नहीं सह सकता। हर दिशा में एक अजीब सी नीरसता और घुटन महसूस होती है। ये सपना केवल एक सपना नहीं था, ये पुराने खौफनाक ख्यालों का एक हिस्सा था। जैसे ही डर अपने चरम पर पहुंचता है, मैं अचानक से कंबल से बाहर कूद पड़ता हूं। पसीने से लथपथ, सांसें तेज तेज चल रही होती है। ये सपना मुझे लगभग 15 साल तक आता रहा। हर बार एक ही तरीके से शुरू होता। चाय के वक्त का शांत दृश्य, वही चुप्पी, वही घबराहट और वही शब्द, राज तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगा, तुम्हें टावर वाले कमरे में रुकना है। हर बार ये सपना उसी खौफनाक रात में खत्म होता, बिना ये जाने कि आखिर उस टावर वाले कमरे में था क्या। कभी कभी ये कहानी थोड़ी अलग होती। कभी हम डाइनिंग टेबल पर बैठे होते, कभी एक बड़े से ड्राइंग रूम में बातें कर रहे होते। वहां एक अजीब सी चांदनी से चमकती हुई रोशनी होती, लेकिन फिर भी हर जगह एक गहरी उदासी छाई होती। वही खामोशी, वही डर, लेकिन हमेशा वही घटना घटती थी। राज उठता और मुझे टावर वाले कमरे में ले जाता। फिर एक दिन अचानक ये सपना आना बंद हो गया। 6 महीने तक एक भी बार ये सपना नहीं आया। मुझे लगा शायद ये डर खत्म हो गया है, शायद मैं इस अजीब और डरावने जाल से निकल चुका हूं। लेकिन एक रात बिना किसी चेतावनी के वही सपना वापस आया। इस बार कुछ बहुत अजीब था। श्रीमती शर्मा वहां नहीं थी, और जिन लोगों ने काले कपड़े पहने थे, उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्य था। मैंने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की, उन अजीब चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की जो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डर बढ़ता गया। दिन ढल रहा था और रोशनी धीरे धीरे फीकी होती जा रही थी। फिर अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। राज तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगा, तुम्हें टावर वाले कमरे में रुकना है। ये वही आवाज थी, लेकिन ये आवाज तो श्रीमती शर्मा की थी, और वो तो यहां थी ही नहीं। मेरे चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखने लगी। धीरे धीरे ऊपर देखा और देखा कि उस लाल ईंट की दीवार के पार एक पूरा कब्रिस्तान था। सफेद पत्थरों से सजा वो कब्रिस्तान कुछ और ही कहानी कहता था। एक पत्थर पर लिखा था, जूलिया शर्मा की शैतानी यादें। हवा अचानक से बर्फीली हो गई। राज उठता है और जैसे हमेशा होता आया था, उसने मुझे इशारे से ऊपर जाने के लिए कहा और मैं बिना किसी विकल्प के उसके पीछे पीछे चला गया। लेकिन इस बार सब कुछ और भी अजीब था। अंधेरा गहरा था, सीढ़ियां ज्यादा खतरनाक और टेढ़ी थी, और कमरा और भी बेजान हो चुका था। जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश करता हूं, एक तेज सड़ी गली बदबू मेरे नथुनों में समाती है। वो बदबू जैसे किसी मरे हुए इंसान की हो, एक मौत की गंध। और फिर बस एक तेज चीख के साथ मैं उठ बैठता हूं। ये सपना थोड़ी थोड़ी बदलाव के साथ लगभग 15 साल तक मुझे आता रहा। कभी 2 या 3 रात लगातार, और कभी 6 महीने तक बिल्कुल ना आता। लेकिन अगर अनुमान लगाओ तो ये सपना महीने में एक बार तो जरूर आता था, और हर बार पहले से भी ज्यादा डरावना हो जाता। हर बार इसका परिणाम वही होता, वही गहरी दहशत जो पहले से भी ज्यादा भयानक और काली लगती। इस सपने की सबसे अजीब बात यह थी कि ये कभी बदलता नहीं था। जैसे असल दुनिया में वक्त आगे बढ़ता है, वैसे ही इस सपने के लोग भी धीरे धीरे बदलते गए। श्रीमती शर्मा, जो पहले हमेशा एक सुंदर और स्वस्थ महिला लगती थी, अब वो धीरे धीरे बूढ़ी और कमजोर होने लगी। एक दिन सपने में मुझे उसकी कब्र दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुनाई देती रही, राज तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगा, तुम्हें टावर वाले कमरे में रुकना है। उसकी बेटी, जो हमेशा सपने में होती थी, एक दिन दिखना बंद हो गई। मुझे पता चला कि वो अब शादी कर चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे एक आदत की तरह अपना लिया, जैसे एक पुरानी फिल्म जो बार बार रिपीट होती है।
मैंने कभी भी राज से दोबारा मुलाकात नहीं की, नहीं कभी उस घर जैसा कोई घर देखा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो साल था जब मैं लंदन में था और अगस्त के पहले हफ्ते में मैंने अपने दोस्त अरविंद कपूर के नए समर हाउस में जाने का निर्णय लिया। दिन भर गोल्फ खेलते रहे और फिर शाम के वक्त उसके घर की ओर निकल पड़े। मौसम अचानक से बदलने लगा। हवा भारी सी हो गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अरविंद मजाक करता रहा कि यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने गोल्फ मैच हार दिया था। रास्ते में मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंखें खुली तो जो मैंने देखा उसने मेरी रगों में सिहरन दौड़ा दी। सामने वही घर था, वही घर जो मेरे सपने में हमेशा आता था, बिल्कुल वैसा ही। पुराने लकड़ी के दरवाजे, लालिट की दीवारें और वो पुराना टावर जिसमें वो डरावना कमरा था। लेकिन इस बार कोई सन्नाटा नहीं था। यहां एक खुशमिजाज पार्टी चल रही थी। हर तरफ हंसी की आवाजें थी। पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा था, सिर्फ एक अजीब सी जिज्ञासा थी। अब क्या होगा? तभी अरविंद की मां श्रीमती कपूर उठी और वही बात कह दी जो श्रीमती शर्मा मेरे सपने में कहा करती थी। राज तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगा, टावर वाले कमरे में तुम्हें रुकना है। एक पल के लिए मुझे एक ठंडक सी महसूस हुई, लेकिन फिर एक सुकून सा आ गया। अब तो बस ये जानने की इच्छा थी कि आगे क्या होगा। अरविंद मुझे ले जाने लगा। वही रास्ता, वही सीढ़ियां, वही मोड़। मैं हर कदम पर यह जानता था कि मुझे क्या देखने को मिलेगा। हम उस पुराने हॉल से गुजरते हुए सीढ़ियां चढ़े और जब उसने दरवाजा खोला मैं अंदर गया। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, एक अजीब सी दहशत ने मुझे घेर लिया। ऐसा नहीं था कि मैं डर रहा था, लेकिन कुछ पुरानी यादें मेरे मन में गूंजने लगी और फिर जैसे एक भूली बिसरी याद अचानक से वापस आई। मुझे समझ में आया कि मुझे किस चीज से डर लग रहा था। श्रीमती शर्मा से। उनकी वही कब्र जो मैंने हमेशा अपने सपने में देखी थी, अब मेरे कमरे की खिड़की से दिख रही थी। और उस पल जो भी डर था वो सब गायब हो गया। मैं बस वही खड़ा था, एक असल टावर वाले कमरे में। वही जगह जो कभी मेरे सपनों तक सीमित थी, अब मेरे सामने थी। लेकिन ये असली था या ये एक और सपना था? मैंने अपने चारों ओर देखा और एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे ये जगह मेरी ही हो। हर चीज, हर फर्नीचर, हर दीवार, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैंने अपने सपनों में देखा था। दरवाजे के पास एक बड़ा सा बिस्तर रखा था जो दीवार से सटा हुआ था। सामने फायरप्लेस था, एक छोटी सी किताबों की अलमारी और बाईं तरफ दो छोटी खिड़कियां थी। उनके बीच एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी जिस पर कई चीजें रखी हुई थी। मैंने देखा और मुझे घबराहट महसूस हुई क्योंकि सामान पहले से ही अनपैक हो चुका था। वॉश बेसिन के पास सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था और डिनर के कपड़े बिस्तर पर ठीक से रखे गए थे। लेकिन फिर मेरी नजर कुछ ऐसी चीजों पर पड़ी जो मैंने कभी अपने सपनों में नहीं देखी थी। एक बड़ी सी ऑयल पेंटिंग थी जिसमें श्रीमती शर्मा की तस्वीर थी और दूसरी तरफ एक काले और सफेद स्केच में श्री शर्मा का चेहरा था। स्केच में वो एक अजीब सी छुपी हुई बुराई को दिखा रहे थे, जैसे वो कुछ बेहद खतरनाक योजना बना रहे हों। ये स्केच दोनों खिड़कियों के बीच में लटका हुआ था और सीधा श्रीमती शर्मा की तस्वीर की तरफ देख रहा था जो बिस्तर के पास टंगी थी। मुझे अचानक से एक गहरी घबराहट महसूस हुई। श्रीमती शर्मा की तस्वीर जैसे सचमुच जिंदा हो उठी थी। वो बूढ़ी और कमजोर जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो डर पैदा करती है। एक बुरी हंसी जैसे उसके होठों से चिपकी हुई थी, जैसे कोई छुपा हुआ राज हो। उसकी बाहें गोद में रखी हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो किसी अजीब सी मस्ती में हिल रही हो। फिर मैंने और भी एक अजीब चीज देखी। पेंटिंग के कोने में एक नाम लिखा था, जूलिया शर्मा बाय जूलिया शर्मा।
ये पेंटिंग खुद उसने बनाई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा दोस्त राहुल कुमार अंदर आया। सब कुछ ठीक है ना? उसने पूछा मुस्कुराते हुए। शायद थोड़ा ज्यादा ही ठीक है, मैंने पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। राहुल ने पेंटिंग को गौर से देखा और हंसा। बड़ी डरावनी सूरत वाली औरत है, खुद की तस्वीर बनाई है, कुछ खास नहीं है तो, मैंने उसे बताया। लेकिन ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत हो। राहुल ने और ध्यान से देखा। हाँ, ये तस्वीर रात को सोने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। चलो इसे हटा देते हैं। उसने एक नौकर को बुलाया और हम दोनों मिलकर पेंटिंग उतारने लगे। लेकिन जैसे ही हमने उसे उठाया, एक अजीब सी बात हुई। ये पेंटिंग हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कुछ छिपा हुआ हो। ये तो बहुत भारी है, राहुल ने पसीना पोंछते हुए कहा। लगता है बूढ़ी औरत ने सचमुच अपने साथ बहुत सारी टेंशन ले ली है। हमने पेंटिंग को और गौर से देखा और फिर वो एहसास हुआ, ये सब सिर्फ शुरुआत थी। पेंटिंग का इतना भारी होना मुझे भी अजीब लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने अपने हाथों पर नजर डाली। मेरे हाथ खून से सने हुए थे। क्या मेरा हाथ कट गया? मैंने हैरानी से कहा। राहुल ने भी अपना हाथ देखा और उसके हाथ पर भी खून था। नौकर ने भी हाथ धोने के लिए रूमाल निकाला और उस पर भी लाल दाग था। हम तीनों तुरंत अंदर गए और हाथ धोने लगे। लेकिन कुछ और ही अजीब हुआ। हमारे हाथों पर कहीं भी कटने का निशान नहीं था, ना एक छीली, ना कोई घाव। ये क्या हो रहा था? लेकिन फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे मान लिया कि इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। रात का मौसम और भी भारी हो गया था। आकाश जैसे तूफान से घिरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। रात का अंधेरा इतना घना था कि एक भी तारा या चांदनी दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे सभी अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और राहुल अभी भी बाहर खड़े थे। उसने चुपचाप मुझे देखा और बोला, एक और अजीब बात है। जो नौकर ने हमें पेंटिंग हटाने में मदद की थी, उसके हाथ पर भी खून था। मैंने पूरी कोशिश की कि इस बारे में सोचना छोड़ दूं, लेकिन अब जब उसने फिर से याद दिलाई, एक सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मुझे नहीं पता, और सच कहूं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। बस श्रीमती शर्मा की वो तस्वीर मेरे बिस्तर के पास नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा, धीरे धीरे अपने डर को छुपाते हुए। राहुल ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। लेकिन एक बात मानो, ये सब कुछ बहुत अजीब है। कमरे का खौफनाक रहस्य। रात अब पूरी तरह से गहरी हो चुकी थी। हम दोनों घर के बाहर लॉन में खड़े थे। तभी अचानक राहुल का कुत्ता, एक आयरिश टेरियर, घर से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो लॉन पर आया, उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वो अजीब तरीके से गुर्राने लगा, जैसे कुछ अनदेखी चीज से डर रहा हो। उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं और सीधे उस लोहे के गेट की ओर बढ़ने लगा, जो बाहरी हिस्से में खुलता था। वहां पहुंचते ही वो रुक गया और घूरने लगा, जैसे किसी को देख रहा हो। फिर अचानक उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने एक लंबी, डरावनी आवाज भरी और सहमे हुए अंदाज में वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। ये क्या हो रहा है? मैंने हैरानी से पूछा। ये अक्सर ऐसा करता है, राहुल ने कहा। कुछ है वहां जिसे देखकर ये डर जाता है। मैं भी उस गेट की ओर बढ़ा और झांकने की कोशिश की। घास पर कुछ हलचल हो रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज आई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर एहसास हुआ ये किसी बिल्ली के गुनगुनाने की आवाज थी। मैंने माचिस जलाई और देखा कि एक बड़ी नीली पर्शियन बिल्ली गेट के बाहर गोल गोल घूम रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बार बार घास को सूंघ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि वो बिल्ली सिर्फ किसी मामूली जानवर की तरह नहीं थी। वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से जुड़ी हुई हो। मैं हंसी में बुदबुदाया,
अरे, तो बस इतनी सी बात थी। ये तो बस एक बिल्ली है जो अपनी मस्त मस्ती में खेल रही है। हाँ, लेकिन ये बौद्ध है, राहुल ने गंभीरता से कहा। ये हमेशा यही रहता है, चाहे दिन हो या रात। लेकिन असली सवाल यह है कि ये बिल्ली इतनी खुश क्यों है और कुत्ता इतना डरा हुआ क्यों है? मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। अचानक मुझे अपने डरावने सपनों की वो डिटेल याद आई। गेट के ठीक बाहर एक सफेद कब्र थी जिस पर कुछ अजीब सा लिखा था। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई और हमारी बातचीत अधूरी रह गई। बारिश के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। कमरे में अब वो डरावनी पेंटिंग की जगह खाली थी जिसे हमने हटाया था। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है और मैंने निश्चिंत होकर आंखें बंद कर दी। लेकिन अचानक मेरी आंखें फट से खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर तेज रोशनी डाली हो। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, लेकिन मुझे अंदर एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। डर के मारे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया और दीवार की ओर अपना हाथ बढ़ाया और तभी मेरी उंगलियां किसी चीज से टकराई। मैंने घबराकर हाथ खींच लिया और झटके से बिस्तर से कूद पड़ा। टेबल गिर गई और मोमबत्तियां, घड़ी और माचिस जमीन पर बिखर गए। लेकिन तभी बादलों के बीच से एक तेज बिजली गिरी और कमरे में एक पल के लिए रोशनी हो गई और मैंने देखा मेरे बिस्तर के पास वही तस्वीर फिर से टंगी थी, जूली शर्मा की डरावनी पेंटिंग। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक, बिस्तर के किनारे एक सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसके कपड़ों पर काले भूरे धब्बे थे, जैसे वो किसी कब्र से बाहर निकली हो। और उसका चेहरा बिल्कुल उसी पेंटिंग जैसा था। अचानक बिजली की चमक गायब हो गई और अंधेरा फिर से कमरे में पसरा। कमरे में एक सड़ी गली बदबू फैल गई। तभी मेरे कंधे पर किसी का ठंडा और गीला हाथ पड़ा और फिर मेरे कान के पास एक फुसफुसाती हुई आवाज आई। मुझे पता था कि तुम आओगे। बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मैं तुम्हें दावत दूंगी और जल्द ही हम दोनों मिलकर दावत करेंगे। सांसें तेज हो गई। वो आवाज अब और करीब आ गई। मैंने अपने चेहरे पर किसी के गर्म और गंदे सांसों को महसूस किया। डर से मेरी रीढ़ तक कांप उठी। लेकिन अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से हाथ पैर मारे और किसी चीज पर जोरदार वार किया। एक डरावनी चीख गूंजी और कोई भारी चीज जमीन पर गिर पड़ी। मैं तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा और जैसे तैसे दरवाजे का हत्था पकड़ा और खोल दिया। फिर मैं बाहर की ओर भागा। तभी नीचे से आदित्य कैंडल लेकर दौड़ते हुए आया। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। नीचे तक जोर की आवाज आई थी। ओ भगवान, तुम्हारे कंधे पर खून लगा है। मैं कांपते हुए सिर्फ इतना कह पाया। कमरे में वो जूली शर्मा, वो अंदर है। आदित्य ने मेरी बात को मजाक में लिया और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल बाद वो बाहर निकला और दरवाजे को झटके से बंद कर दिया। हाँ, तस्वीर वही है, उसने धीमी आवाज में कहा। और जमीन पर एक चीज पड़ी है। कपड़ों में सड़ी हुई मिट्टी लगी है, जैसे कब्र से निकला कोई शरीर। सुबह जब हम दोनों काफी डरे हुए थे, तब हमें एक भयानक सच का सामना करना पड़ा। करीब 8 साल पहले इसी गांव के पास एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। 3 बार उसका शव चर्च के कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार उसकी कब्र अपने आप जमीन से बाहर आ जाती थी। अंत में लोगों ने उसे चर्च के बजाय एक अनजान जगह पर दफनाने का फैसला किया, ठीक उसी लोहे के गेट के बाहर जहां रात को वो बिल्ली गोल गोल घूम रही थी। उस महिला का नाम था जूली शर्मा। कुछ साल बाद जब उसका शरीर कब्र से बाहर निकाला गया, तो उसका ताबूत खोला गया। और जब ताबूत खोला गया, वो खून से लथपथ था।